दुल्हन बनी लड़कियों की लाशें शहर के कई सुलभ शौचालयों में से मिल रही हैं। और कमाल की बात यह है कि इन सारी की सारी लड़कियों ने जहर खा के खुदकुशी की है। लेकिन अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी इंस्पेक्टर अंजलि भाटी को पता चलता है कि इन सारी हत्याओं के पीछे केवल एक आदमी का हाथ है। और अब अंजलि का सामना होगा एक ऐसे वहशी दरिंदे से जो बड़ी ही चालाकी के साथ इन गरीब और पिछड़ी जात की लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। तो आइए बिना देर किए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। आज हम देखने वाले हैं एक वेब सीरीज जिसका नाम है दहाड़। इसमें सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा लीड कैरेक्टर्स में हैं और कहानी के आखिरी सीन तक इन दोनों ही एक्टर्स ने क्या गजब की एक्टिंग की है। कहानी सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए सीधा कहानी की तरफ ही चलते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव मांडवा से, जहां एक आदमी अपनी बहन के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने आता है। उस आदमी का कहना है कि उसकी बहन आज से कुछ महीनों पहले घर से चली गई थी। जाते वक्त उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि उसे अपनी पसंद का लड़का मिल गया है और वो अब उसी से शादी करने जा रही है। लेकिन उस चिट्ठी के बाद मेरा और उसका कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अगर वो हमें अपनी शादी के बारे में बता सकती है तो उसके बाद कभी ना कभी तो उसे कोई ना कोई तो फोन करना ही चाहिए था। शुरुआत में पुलिस वालों को ये मामला नॉर्मल लव अफेयर का लगता है, लेकिन मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए इंस्पेक्टर अंजलि भाटी उस गायब हुई लड़की कृष्णा के फोन रिकॉर्ड चेक करवाती हैं। फोन रिकॉर्ड्स में उन्हें दिखाई देता है कि कृष्णा के नंबर से एक और दूसरी लड़की के नंबर पे कई बार कॉल किया गया है। दोनों काफी समय से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और देर देर रात तक दोनों में लंबी बातें हुई हैं। अब इंस्पेक्टर अंजलि अपनी टीम के साथ उस दूसरी लड़की के घर जा पहुंचती है, जहां उस दूसरी लड़की का भाई अंजलि को बताता है कि उसकी खुद की बहन पिछले 6 महीनों से गायब है और जिस लड़की के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। अब इन दोनों गायब हुई लड़कियों की पूछताछ के लिए पुलिस पूरे शहर में फैल चुकी है। जगह जगह इनकी तस्वीरें दिखा के लोगों से इनके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अब इन दोनों लड़कियों के कॉल डिटेल से पुलिस को एक और लड़की का नंबर मिला है और इस लड़की के घर वालों से पूछने पे अंजलि को पता चलता है कि बाकी 2 लड़कियों की तरह ये लड़की भी अपने आशिक के साथ भागी है। और क्योंकि मामला प्यार मोहब्बत का था इसलिए लड़कियों के घर वालों ने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इन सारी लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस वालों के सामने लड़कियों की गिनती और भी बढ़ती जा रही है। एक लड़की के नंबर से दूसरी लड़की से बात की जाती थी और दूसरी के नंबर से तीसरी से, और ऐसे ही करते करते गायब हुई लड़कियों की गिनती अब काफी बढ़ चुकी है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में लगी उन गायब हुई लड़कियों की फोटो एक दिन पोस्टमार्टम रूम में काम करने वाला एक पुलिस वाला देख लेता है। उनमें से वो सबसे पहली गायब हुई कृष्णा नाम की लड़की की शक्ल उसने पहचान ली है। उस लड़की की लाश अंजलि को दिखाते हुए वो आदमी कहता है कि ये लाश आज से 2 महीने पहले शादी के कपड़ों में हमें बस स्टैंड के एक बाथरूम से मिली थी और पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चला कि इस लड़की ने जहर खा के खुदकुशी की है और जहर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि साइनाइड। अब साइनाइड का नाम सुन के अंजलि का दिमाग खटकता है, क्योंकि साइनाइड आखिर इतनी आसानी से इन लड़कियों को मिल कहां से रहा है। और फिर जब पुलिस वाले पिछले कुछ सालों की पुरानी केस फाइल्स खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की की तरह शहर के कई अलग अलग जगहों पे ऐसे ही शादी के कपड़ों में दुल्हन बनी कई लड़कियों की लाशें मिली हैं। लेकिन छोटी जात और गरीब घर से होने के कारण ना ही तो इन लड़कियों के घर वालों ने और ना ही पुलिस वालों ने इन मामलों की ज्यादा जांच पड़ताल करी और अब ये सारी हत्याएं एक बड़ा मामला बन के पुलिस के सामने आ चुका है। अभी तक के सबूतों को ध्यान में रखते हुए अंजलि को शक है कि ये सारा काम किसी एक आदमी का है, क्योंकि सारी की सारी लड़कियों की मौतों का पैटर्न बिल्कुल सेम है और आज तक इसके कातिल ने एक भी गलती नहीं की। लेकिन अंजलि की मेहनत सफल होती है और उसके हाथ में एक बड़ा सुराग लगा है। गायब हुई लड़कियों में से एक लड़की का मोबाइल नंबर अभी अभी ऑन हुआ है और उस मोबाइल की लोकेशन गांव के पास वाले स्कूल में ट्रैक हुई है। बिना टाइम वेस्ट किए अंजलि अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ तुरंत स्कूल में पहुंचती है। वहां पुलिस को पता चलता है कि स्कूल में ये फोन एक बच्चा लेके आया था
और बच्चे से पूछताछ पे सामने आता है कि ये फोन उसने अपने पिता की वैन से चुराया है। और यहाँ कहानी में अंजलि के सामने आनंद नाम का ये शख्स आ चुका है। आनंद के ही बेटे कपिश ने ये फोन अपने बाप की वैन से चुराया था, जिसे वो चोरी छुपे स्कूल में ले आया। अब आनंद एक टीचर है जो गांव-गांव जाके गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। और उस फोन के बारे में पूछने पे आनंद कहता है कि ऐसे ही एक गांव में जब मैं बच्चों को पढ़ाने गया था तो ये फोन मुझे वहां पड़ा हुआ मिला। बल्कि इस बात को तो काफी साल हो गए हैं और तब से लेके आज तक मेरे पास ऐसे ना जाने गुम हुए कितने ही फोन वैन में पड़े हैं। अब आनंद के पास पुलिस वालों के हर एक सवाल का जवाब है और इसीलिए मजबूरन वो आनंद को चाहते हुए भी हिरासत में नहीं ले सकते। आनंद को तो वो वहां से जाने देते हैं, लेकिन अंजलि का शक अब आनंद पे बैठ चुका है और इसी शक को पुख्ता करने के लिए अंजलि के हाथ एक और सुराग लग गया। उन कॉल रिकॉर्ड में से अंजलि को एक लड़की का नंबर मिलता है, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह सिंदूरा नाम की ये लड़की ना तो मरी है और ना ही गायब हुई, बल्कि उसकी तो शादी हो चुकी है और वो तो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। ऐसे अचानक इंस्पेक्टर अंजलि को अपनी आंखों के सामने देख पहले तो सिंदूरा घबरा जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मामला कई लड़कियों की हत्याओं का है तो वो अपनी कहानी अंजलि को बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, मेरी शादी से पहले मैं मुकुल नाम के एक लड़के से मिली थी। गरीबी और छोटी जात की वजह से मुझे पहले ही कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था और ऐसे समय में मुकुल मेरी जिंदगी में प्यार बन के आया। हम लोगों ने प्यार में जीने मरने की कस्में खाई और उसने मेरे से शादी करने का वादा किया, लेकिन शादी करने से एक दिन पहले हमारे बीच संबंध बने और अगली सुबह मुझे गर्भपात की गोली खिलाते हुए मुकुल बोला कि अगर मैं ये खा लूं तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। लेकिन उस गोली को अपनी जीभ पे रखते ही मुझे घबराहट महसूस होने लगी। मैंने तुरंत वो गोली बाहर फेंक दी, पर तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। अपने माता पिता को फोन कर मैंने तुरंत उस जगह बुलाया और उन्होंने किसी तरह मेरी जान बचाई और तब से लेके आज तक मैंने मुकुल या फिर इस किस्से के बारे में किसी को नहीं बताया। इसी के साथ साथ आनंद की फोटो की तरफ इशारा करते हुए सिंदूरा कहती है कि मुकुल यही शख्स है। अंजलि को जो आनंद के खिलाफ सबूत चाहिए था वो सबूत उसे मिल गया। दरअसल आनंद काफी सालों से इन मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। ये सब आनंद इतनी चालाकी से कर रहा था कि घर पे उसकी पत्नी और बच्चे को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो हफ्ते के 5 दिन कॉलेज में एक आम प्रोफेसर की तरह रहता और फिर शनिवार और इतवार के दिन पूरे शहर में इन मासूम लड़कियों की तलाश में निकलता। इन लड़कियों के सामने एक नई पहचान लेके मिलना, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर उनसे शारीरिक संबंध बना के उन्हें वो जहर देके मार देना आनंद का यही पैटर्न था और पिछले कई सालों से वो अपने इस पैटर्न को बहुत ही चालाकी से फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि आनंद के पिता और उसके भाई गहनों का काम करते थे, इसलिए उनकी दुकानों पे साइनाइड हमेशा ही उपलब्ध रहता था और यही वो जगहें थी जहां से चुपचाप आनंद साइनाइड चुरा के इन लड़कियों को दिया करता। और इन सब बातों से अनजान उसके बाप और भाई को भी कोई आइडिया नहीं कि उनके घर में एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान रहता है। पुलिस जगह जगह आनंद को ढूंढने लग गई है, लेकिन आनंद को इस बात की खबर मिल जाती है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक के वो तुरंत राजस्थान छोड़ के सीधा गोवा पहुंच जाता है। गोवा पहुंच के आनंद अपना नाम और हुलिया दोनों बदल चुका है और गोवा में ही रहने वाली मिरियम नाम की इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इंस्पेक्टर अंजलि आनंद का सुराग ढूंढने में लगी हैं। आनंद के बैंक की सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि बैंक में एक नकली नाम से आनंद का बैंक अकाउंट था और एक छोटी सी गलती करते हुए आनंद ने उसी बैंक अकाउंट के कार्ड से एक इंटरनेट कैफे पे कुछ पैसे दिए थे। अब आनंद को ढूंढते ढूंढते पुलिस उस इंटरनेट कैफे पे पहुंचती है जहां उन्हें पता चलता है कि आनंद गोवा में किसी लड़की से यहीं कैफे में बैठ के बातें किया करता था। तुरंत पुलिस उस लड़की का नाम और एड्रेस निकाल लेती है और गोवा सीधा आनंद के घर जा पहुंचती है। वहां आनंद की नई पत्नी मिरियम उन्हें कहती है कि मुझे इसने अपना नाम रिचर्ड बताया था और ये फिलहाल किसी काम से शहर गया है। रिचर्ड ने मुझे कहा था कि वो 2 दिन में वापस लौट आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो तुरंत शहर जाके उसे पकड़ सकते हैं।
ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अंजलि तुरंत शहर पहुंचती है और शहर में एक होटल के अंदर आनंद उन्हें एक नई लड़की के साथ मिलता है। वहां से आनंद को पकड़ के राजस्थान ले आया जाता है, जहां मीडिया के सामने पेश करते हुए आनंद के सारे गुनाह साबित हो जाते हैं। अब अंजलि आनंद से जानना चाहती है कि आखिरकार उसने इन मासूम लड़कियों को मारा क्यों। जवाब में आनंद कहता है कि ये लड़कियां मासूम नहीं थी। घर पे अपने परिवार को छोड़ के ये मुझ जैसे लड़के के साथ रंगलियां मनाने को तैयार हो गई, तो ये कहां से मासूम हुई। इसलिए जो इन्हें सजा मैंने दी, ये उस सजा की हकदार थी। और जब से मुझे मेरी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला, मेरा गुस्सा औरतों के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। आनंद की बातें सुनने के बाद अंजलि को समझ आता है कि एक साइकोपैथ किलर की कैसी मानसिकता रही होगी, जो इतने सालों तक एक आम जिंदगी जीते हुए इतनी सारी लड़कियों का कत्ल कर गया। लेकिन अंजलि की सूझबूझ और समझदारी सही मौके पे सही काम आ गई और इस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। तो हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।